नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी के एक न्यू बैच में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हां, बिल्कुल, आज से हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी का एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 2023 के न्यू एनसीईआरटी के सिलेबस के ऊपर आधारित है। इस बैच में हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को कंप्लीट कवर करेंगे। इससे पहले हमने एनसीईआरटी ज्योग्राफी का एक और स्पेशल कोर्स चलाया था जिसमें हमने क्लास 6 से लेकर के 9 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को कवर किया था। क्लास 9 का एक चैप्टर रह गया था एंड उसके बाद में हमने इसे स्टॉप कर दिया था। इसके आगे के वीडियोस नहीं आए थे और इसके बाद में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि सर कोर्स को कंप्लीट करवाइएगा। मैं नहीं करवा पाया था कुछ कारणों की वजह से एंड इसके जो नोट्स थे काफी सारे लोग लेकर के गए थे एंड नोट्स का एक भी निगेटिव रिव्यू नहीं आया था। क्लासेस भी सभी लोगों को बहुत पसंद आई थी एंड अभी चूंकि एनसीईआरटी का नया सिलेबस आ चुका है एंड जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी इसमें कई सारे चेंजेस भी किए गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एनसीईआरटी ज्योग्राफी का एक नया कोर्स स्टार्ट कर दिया जाए जिसमें हम क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी ज्योग्राफी को कंप्लीट कवर कर देते हैं। ये जो हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी की क्लासेस चलेंगी 90 डेज में हम कंप्लीट करवाएंगे। डेली एक क्लास लेकर के आएंगे, एक चैप्टर डेली कवर किया जाएगा एंड जो क्लास आएगी डेली ठीक 12 बजे हम आपके लिए डेली क्लास लेकर के आया करेंगे। चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और हमारी आज की इस क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। देखो, एनसीईआरटी ज्योग्राफी 2022-23 की जो थी यानी इससे पहले जो थी उसमें आपको 8 चैप्टर देखने को मिलते थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जिसमें आपको सौर मंडल में पृथ्वी है, ये बिल्कुल ऐसा ही था। इसमें हमें सौर मंडल के बारे में जानकारी दी गई है, हमारे सौर परिवार के बारे में जानकारी दी गई है, ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है, खगोलीय पिंडों के बारे में बताया गया है, तारा के बारे में बताया गया है, ग्रहों के बारे में बताया गया है, आकाश गंगा के बारे में बताया गया और भी कई सारे टॉपिक है जिनकी जानकारी दी गई है। चैप्टर नंबर 2 की अगर बात की जाए तो उसमें हम ग्लोब अक्षांश और देशांतर अर्थात अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में अधिकतर जानकारी दी गई है। चैप्टर नंबर 3 में पृथ्वी की गतियों के बारे में बात की गई है। पृथ्वी की गतियों की वजह से ही दिन और रात होता है, तो इन एंड मौसम में परिवर्तन होता है। तो मौसम में परिवर्तन कैसे होता है, पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। ये पहले भी था, तीनों चैप्टर और आज भी है। चैप्टर नंबर 4 जैसा पहले था वैसा ही है। इसमें मानचित्र के बारे में बताया गया है कि भैया मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, मानचित्र कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो सभी प्रकार के मानचित्रों को यहां पर एक्सप्लेन किया गया था, अभी भी है। चैप्टर नंबर 5 की अगर बात की जाए तो ये पहले भी था, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, और आज भी है। लेकिन चैप्टर नंबर 6 जो आपका था उसका नाम था पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, जिसमें स्थलों के बारे में जानकारी दी गई थी। वो चैप्टर अब हटा दिया गया है। ठीक है, स्थलों का अर्थ है कि भैया पहाड़, पठार, पर्वत, ठीक है, मैदानी इलाका, इन सभी के बारे में जानकारी दी गई थी। वो चैप्टर हटा दिया गया है तो हम उसे अब डिस्कस नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 6 जो आपका था 7 जो आपका था उसे 6 की जगह दे दी गई है, हमारा देश भारत। तो ये चैप्टर नंबर पहले 7 था, अब 6 बना दिया गया है, तो ये चैप्टर बिल्कुल एग्जैक्ट है और इसे हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर जो आपका 8 था पहले, वो था हमारा भारत। ठीक है, भारत में एक मिनट, भारत में जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, ये था जलवायु के बारे में, भारत की वनस्पतियों के बारे में और वन्य प्राणियों के बारे में चैप्टर नंबर 8 में जानकारी दी गई थी, जो कि अब चैप्टर नहीं रह गया है, उसे हटा दिया गया है। तो अब आपको मिलते हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में केवल 6 चैप्टर और इन 6 चैप्टर में आपको इतनी सारी जानकारियां देखने को मिलेंगी जो कि हम लगभग 6 दिनों में कंप्लीट कर देंगे। डेली क्लासेस आएंगी। देखो, आज की वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है, इसके पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल था। हमारी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी इस वजह से, बट डेली ठीक 12 बजे क्लासेस आएंगी और बिल्कुल भी आप चिंता मत कीजिएगा। इस बार हम बिल्कुल क्लासेस रोकेंगे नहीं, कंप्लीट क्लासेस करवाएंगे। नोट्स कंप्लीट है हमारे पास में और क्लासेस भी कंप्लीट ही करवाई जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक 12 बजे डेली क्लासेस आएंगे और कल से हम पॉलिटी की क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, बात ऐसी है कि हम एनसीईआरटी के सारे नोट्स कंप्लीट कर रहे थे तो व्यस्त ज़्यादा थे, सो नहीं पाए, इस वजह से हम आज ये वीडियो थोड़ा सा लेट ला पा रहे हैं। तबीयत में थोड़ी सी गड़बड़ी थी। अब चूंकि क्लासेस स्टार्ट हो गई है तो आप लोग कंप्लीट देखिएगा एंड हाँ, आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं, याद रखना। कंप्लीट देखिएगा एंड उसके बाद में आप अपना रिव्यू जरूर देना कि हमारी क्लासेस कैसी रही हैं। हाँ, तो महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के लिए, चूंकि हम पहली क्लास लेकर के आए हैं ज्योग्राफी की, तो उसमें याद रखिएगा कि एनसीईआरटी की पुस्तक को आसान और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए हमने क्या किया, दृढ़ संकल्प के द्वारा, मतलब हम यानी कि दृढ़ संकल्प के द्वारा एनसीईआरटी के नोट से तैयार किए गए। इस सीरीज में हमने न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी के जो 2023-24 का नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने सिलेबस तैयार किया है और ये जो नोट्स हैं हमारे सिविल सेवा परीक्षा के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अन्य प्रतियोगी परीक्षा का अर्थ है कि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अन्य किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ज्योग्राफी से कंटेंट आने वाला है, तो दोनों ही एग्जाम्स के लिए, या फिर आप स्टेट की पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन
सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं और हमारी ये मतलब हम ये उम्मीद करते हैं कि भैया आप हमारे नोट्स का अध्ययन करेंगे और इससे अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। अभी तक हमने जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं उनका एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं आया है। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, जिस पर मैसेज करके आप हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हो। बट याद रखना, नोट्स के लिए आपको थोड़ा सा पेमेंट करना होगा। अदरवाइज हमने नोट्स की लिंक भी दी है, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली नोट्स परचेस कर सकते हो। अगर आप लिंक से परचेस करोगे तो वो डायरेक्टली आपके ईमेल पर नोट्स का पीडीएफ जाएगा। चलिए, हाँ देखो, साथ ही हमने क्या किया, नोट्स को आप बेहतर तरीके से समझ सके इसका ध्यान रखते हुए हमने हम हमारे दृढ़ संकल्प और दृढ़ संकल्प 2.0 यूट्यूब चैनल पर नोट्स की क्लासेस भी कराई हैं, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में सभी अध्यायों को विस्तार से पढ़ाया गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट का अर्थ यहां पर है कि हमने एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसमें हम गहराई से ना जाएं, ठीक है। बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं हर एक टॉपिक को और एक्सट्रीम लेवल तक जहां तक कवर किया जा सकता है वहां तक उस टॉपिक को कवर करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दृढ़ संकल्प 2.0 पर हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं एंड ज्योग्राफी की आज से यहां पर स्टार्ट हो गई। पॉलिटी की क्लासेस जो हैं वो हम कल से स्टार्ट कर देंगे हमारे इसी चैनल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना एंड टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर आपको कई सारे नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे एंड अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमको इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, सर्च कर लीजिएगा, मैं मिल जाऊंगा। अदरवाइज हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों ही की लिंक दे दी है, जाओ और जाकर के फॉलो, सब्सक्राइब एंड ज्वाइन कर सकते हो। जिन लोगों को नोट्स लेने हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी आप हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हो। तो हमारा नंबर ये रहा। चलिए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, जो कि क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का है। सौर मंडल में पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी के बारे में यहां पर देखने को मिलेगा। अच्छा ये बताइए सबसे पहले कि आपको पता है सौर मंडल किसे कहते हैं? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि सौर मंडल का अर्थ क्या है, सौर मंडल का मुखिया कौन होता है, बस इतना बताओ, ठीक है। ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मुख्य बिंदु जो है हमारा आज के इस चैप्टर का वो सौर मंडल को समझना। और सौर मंडल को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, क्योंकि सौर मंडल में आपको बहुत सारे खगोलीय पिंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भैया खगोलीय पिंड किसे कहा जाता है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। यहां पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो रात के समय आसमान में चमकती हैं। आखिरकार ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि आकाश में अगर आप देखोगे तो चंद्रमा है और छोटी चमकीली वस्तुएं कई सारी होती हैं जो अगर हम दिन में देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे। इसके पीछे का कारण यह होता है कि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली जो वस्तुएं होती हैं वो हम दिन में नहीं देख पाते हैं। तो अगर आपसे यह कहा जाए कि जितनी भी वस्तुएं दिन में आसमान में चमकती तो आप कहोगे केवल सूर्य चमकता है, तो क्या केवल सूर्य ही खगोलीय पिंड? ऐसा नहीं। रात शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि रात में सूर्य का अत्यधिक तेज प्रकाश नहीं होता, इस वजह से जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी चमकती हुई आपको दिखाई देती। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है कि वो सभी वस्तुएं, ठीक है, जिसमें सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, उल्का पिंड भी शामिल हैं, जो वे सभी वस्तुएं जो आसमान में चमकती हैं, ठीक है, रात में या दिन में, वो खगोलीय पिंड कहलाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट मिलता है तारा किसे कहते हैं, ठीक है। तारे को समझ लेते हैं। तो कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे ये बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। देखो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे, ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करना एंड अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दे करके जाना, क्योंकि आपके रिव्यू से ही हमारी क्लासेस और बेटर हो पाएंगी एंड हम आपको और बेटर रिजल्ट दे पाएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताना कि आपको हमारी क्लासेस कैसे लगी, कौन सा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया, ताकि जब हम इसकी क्वेश्चंस वाली सीरीज लेकर के आए तो उसमें उन सभी टॉपिक को कवर कर सकें जो आपको समझ में नहीं आए थे। तारा किसे कहते हैं? अब अगर तारे की बात की जाए कि भैया तारा किसे कहते हैं, तो तारा उसे कहते हैं, सबसे पहली बात, जो खगोलीय पिंड, हाँ सभी खगोलीय पिंड है, तो ऐसे खगोलीय पिंड जो आकार में बड़े हैं और गर्म हैं, ठीक है। पहली शर्त आप ये ले लीजिए। दूसरी शर्त ये है कि भैया ये गैसों से बने होते हैं, ठीक है। तीसरी शर्त इनकी ये है कि भैया जितने भी तारे होते हैं उन सभी के पास में अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है, ठीक है। ये दूसरों की ऊष्मा, दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते, इनके पास में अपनी पावर होती है। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, अपनी पावर को बड़ी मात्रा में उत्सर्जित यानी कि बाहर निकालते हैं। उस उत्सर्जित प्रकाश से, उस उत्सर्जित ऊष्मा से बाकी के सभी लोग भी प्रकाशित होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप हमारे सौर मंडल में देखोगे तो हमारे सौर मंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है, ठीक है।
सूर्य हमारे सौरमंडल का मुखिया है और सूर्य के द्वारा जो प्रकाश निकलता है, जो ऊर्जा निकलती है, उससे केवल हमारी पृथ्वी ही नहीं बाकी के जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रह प्रकाशित होते हैं और सभी ग्रहों को सूर्य द्वारा ही ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे बढ़े तो हम कह सकते हैं कि इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। हाँ, ऐसे खगोलीय पिंड जो गैस के बने होते हैं, जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जो बड़े आकार के होते हैं और गर्म होते हैं, ठीक है, और बहुत बड़ी मात्रा में प्रकाश और ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है, ठीक है। अब अगर पृथ्वी ऐसा करने लगे तो पृथ्वी तारा बन जाएगी, अगर चंद्रमा ऐसा करने लगे तो चंद्रमा तारा बन जाएगा, ठीक है। मतलब जो खगोलीय पिंड ऐसा करते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको तारा कहा जाता है, ठीक है। और सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, इसीलिए सूर्य को क्या कहा जाता है, तारा कहा जाता है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। रात में हम जब लेटते हैं छत पर, मतलब जब भी आप रात में अपनी छत के ऊपर लेटेंगे और आसमान की ओर देखेंगे तो जितने भी तारे आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं ये क्या है, ये सूर्य के समान ही हैं, ठीक है। ये सारे के सारे सूर्य के समान है, लेकिन ये हमसे बहुत दूर हैं और इतनी दूर हैं कि हमसे उनकी ऊष्मा उनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, सूर्य की और हमसे दूरी कितनी बताइएगा, हम आपको आगे बताएंगे। आपको ये बताना है सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। मैं आपको अभी इसी चैप्टर में एक्सप्लेन करते हुए आगे बताऊंगा कि भाई सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है। अभी आप कमेंट बॉक्स में बताओ। हाँ, तो जितने भी तारे हमको रात के समय आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं वो सभी सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया इसमें हम नोट क्या करें सर, इंपॉर्टेंट क्या क्या है बता दीजिएगा। तो देखो, ये जितने भी हम चीज़ें लेकर के आए पूरे चैप्टर का निचोड़ लाए हैं, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाथ से नोट्स बना रहे हो तो इनको नोट कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है तारामंडल किसे कहते हैं। हमने जान लिया खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, हमने जान लिया तारा किसे कहते हैं। अब हम देख लेते हैं तारा मंडल किसे कहा जाता है, ठीक है। तो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। जब हम रात में खुले आसमान की ओर देखेंगे, छत पर लेटना और खुले आसमान की ओर देखना, तो आप देखेंगे तारों के द्वारा कई प्रकार के डिजाइन बनाए गए होंगे, ठीक है, जिनमें कई प्रकार की आकृतियां होती है। कभी कभी क्या है, जब हम रात में जब छत पर लेटते थे, बचपन में क्या होता था, हमारे यहाँ लाइट चली जाती थी और बचपन में हमारे यानी गांव में जितने भी लोग थे हर किसी के यहाँ लाइट जाती थी और तब क्या है कि सब लोग छत पर लेटते थे और आसमान खुला होता था। तो रात में ना तारों को लोग क्या करते थे, तारों के द्वारा बनी हुई डिजाइन को देखते थे। मैंने भी बहुत सारी डिजाइन देखी, अपना नाम देखते थे कि ए नाम देखो कहाँ है, बी नाम देखो कहाँ है, सी नाम। क्या आपने भी ऐसा किया है, बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो क्या है, तारों के द्वारा विविध आकृतियों को देख सकते हैं, ठीक है। ये जो आकृतियां होती हैं, यही आकृतियां नक्षत्र मंडल या फिर तारामंडल कहलाती हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी आप नाम ले सकते हो, नक्षत्र मंडल या फिर तारामंडल। अब आगे बढ़ते इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले आपके सामने आता है अर्सा मेजर या फिर बिग बियर। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। स्मॉल बियर या फिर आप कह सकते हो सप्तऋषि। सप्तऋषि इसके बारे में आपने सुना होगा, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं सनातन धर्म के, उसमें सप्तऋषियों के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। ये 7 ऋषियों के समूह की बात यहाँ पर की जा रही है। 7 ऋषि का अर्थ होता है संत, ठीक है। तो 7 संत या फिर 7 ऋषि कह सकते हो। 7 ऋषियों के समूह को सप्तऋषि कहा जाता है, ठीक है। और कहा जाता है कि हमारे 7 ऋषि हैं जो कि तारे के रूप में आसमान में रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो स्मॉल बियर या सप्तऋषि बहुत आसानी से पहचान में आने वाला एक नक्षत्र मंडल है, जो कि एक लाइन से 7 तारे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आप पहचानना चाहें तो एक लाइन से 7 तारे देखने को मिलेंगे, आप पहचान सकते हो। ये 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है, ठीक है। किसका भाग है, याद रखना, जो सप्तऋषि है ये अर्सा मेजर का एक भाग है। नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है जो कि सप्तऋषि कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला, प्राचीन समय में यानी कि जब हमारे यहाँ पर लाइट वगैरह बहुत कम हुआ करती थी, मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से ही किया करते थे, ठीक है। लोग देख लेते कि भाई तारा इधर तरफ है तो इधर ये दिशा होगी, उधर तरफ है उधर वो दिशा होगी। उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता था, ठीक है। इसे ध्रुव तारा कहा जाता है। आप लोगों ने ध्रुव तारा की स्टोरी सुनी होगी, हमारे सनातन धर्म में घरों में बहुत सुनाई गई थी। ध्रुव तारा की स्टोरी क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एक बच्चा था जिसके पिताजी ने उसको छोड़ दिया था, माँ और बेटा था। तो वो अपनी माँ से बार बार कहता था कि माँ हमें हमारे पिता चाहिए, पिता कब मिलेंगे, ठीक है, हमें पिताजी से मिलना है। तो वो एक बार पिताजी के पास मिलने भी गया और उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी और वो पिताजी राजा थे, ठीक है, राजा ने दूसरी शादी कर ली थी। तो जब वो उनसे मिलने के लिए गया तो उनकी जो दूसरी माँ थी उन्होंने भगा दिया बच्चे को। तो वो जब लौट के आया अपनी माँ के पास में, तो माँ ने कहा कि वो परम पिता तुम्हारे पिताजी हैं,
ठीक है, यानी कि परमात्मा विष्णु भगवान, और कहा अगर उनको तुम्हें पाना है तो तुम्हें जाकर के तपस्या तप करना होगा। तो वो बच्चा गया जंगल में और उसने तपस्या की। तपस्या करने के बाद में जब कई महीनों तक तपस्या की, कई प्रकार से की थी, 1 महीने तक घास खाकर रहा था, 1 महीने तक हवा खाकर रहा था, इस प्रकार से। तो जब उसने ये तपस्या की, तपस्या करने के बाद में 6-7 महीने के बाद उसको विष्णु भगवान के दर्शन प्राप्त हुए और विष्णु भगवान ने उसको ध्रुव तारे के रूप में एक जगह दी। ठीक है, कहा जब पूरा जीवन आपका हो जाएगा तो ध्रुव तारे के रूप में आप वहां पर दिखाई दोगे। ये हमारी एक कहानी है। ठीक है, अभी कहानी सच है या नहीं है ये तो भविष्य पर ही डिपेंड करता है, भविष्य जैसा भी था। ठीक है, मैं विश्वास करता हूं, आप करें या ना करें। हाँ, तो इसे ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव की सीमा में होने के कारण हमेशा उत्तरी दिशा की ओर ही दिखाई देता है। देखो यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही गई, बट इसे छू करके छोड़ दिया गया, इसे डिटेल में नहीं दिया गया। एनसीईआरटी क्लास 6 में यही बात दी गई, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाता है बट डिटेल में चीजें नहीं दिया। जब हम 9th में जाएंगे तो हम इसको समझेंगे। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, ध्रुव तारा जो है हमारी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर, ठीक है, क्या है, उत्तरी ध्रुव की सीध में होने के कारण। अच्छा, उत्तरी ध्रुव की सीध में होने के कारण क्या है, हमेशा उत्तरी दिशा की ओर ही दिखाई देता है और यह हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, ये बात कही जा रही है। जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे तो वहां पर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, अक्षांश और देशांतर के बारे में। तब हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बारे में भी पढ़ेंगे। तब हम वहां पर डिस्कस करेंगे कि आखिरकार जो उत्तरी ध्रुव है वहां पर जो ध्रुव तारा है उत्तरी ध्रुव में होने की वजह से क्यों हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, यह बात हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आप बस इतना याद लो, चूंकि ये जो ध्रुव तारा है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की सीध में है, इस वजह से यह हमेशा उत्तरी ध्रुव की ओर का उत्तरी ध्रुव की ओर की दिशा का इशारा करता है कि भैया इधर तरफ उत्तरी ध्रुव है। और दूसरी बात, यह हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है सौर मंडल। सौर मंडल किसे कहते हैं, तो सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह हो गए, उल्का पिंड है, ये सभी मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य होता है। अब एक बार फिर से समझ लो, सौर मंडल किसे कहते हैं, तो सौर मंडल उसे कहते हैं जिसका मुखिया क्या है, सूर्य है, जिसका मुखिया सूर्य है। ठीक है, और सौर मंडल में 8 ग्रह, उपग्रह, 8 ग्रह और हर ग्रह का उपग्रह, ठीक है, तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड। अन्य खगोलीय पिंड यानी कि खगोलीय पिंडों के बारे में हमने देख लिया, समझ लिया किसे कहते हैं, तो अन्य खगोलीय पिंड। ठीक है, जैसे कि क्षुद्र ग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। एवं उल्का पिंड, उल्का पिंड किसे कहते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुखिया सूर्य होता है। ठीक है, जैसे कि आपके अपने घर को देख लो तो आपका घर एक परिवार कहलाता है, परिवार का मुखिया आपका सबसे बड़ा बुजुर्ग या फिर सबसे पावरफुल व्यक्ति होगा। एंड आपके घर में कई सारे लोग होंगे, मम्मी पापा भाई बहन दादी चाचा ताऊ ताई दाई, तो बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, तो सभी अलग अलग होते हैं एंड मुखिया एक होता है। ठीक है, तो मुखिया यहाँ पर सूर्य है, बाकी 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, हर ग्रह के पास अपना अपना उपग्रह होता है। किस ग्रह के पास कितना उपग्रह है अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी सब देख चुके। पौराणिक रोमन कहानियों में अगर आप देखोगे तो सोल, ठीक है, सूर्य देवता को कहा गया है। सूर्य देवता को पौराणिक रोमन कहानियों में क्या नाम दिया गया, सोल। तो इस पर प्रश्न बन सकता है। ठीक है, और सौर जो है, सौर जिसके हम शब्द इस्तेमाल करते हैं सौर मंडल। ठीक है, तो यहाँ पर जो सौर शब्द है इसका अर्थ सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है, सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, सौर शब्द जो है ये जो शब्द ही है ये पूरा सूर्य से संबंधित है। आगे बढ़ते अब हम बात कर लेते हैं सूर्य की। तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और ये बहुत बड़ा है, याद रखना। ठीक है, सूर्य जो है बहुत बड़ा है, ये हमसे बहुत दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है पृथ्वी से लेकर के सूर्य के बीच की। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है और इतने 15 करोड़ किलोमीटर दूर होने के बाद भी हमें इतना बड़ा दिखाई देता है सूर्य। और सूर्य का प्रकाश, सूर्य की ऊर्जा हम तक इतनी तेजी से आती है कि गर्मी के टाइम पर अब 1 घंटे तक बिल्कुल खुले आसमान में खड़े नहीं रह सकते जब तेज धूप होती है। ठीक है, इतनी तेज ऊष्मा आती है। तो सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल जो है इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। देखो आपने एक मूवी देखी होगी स्पाइडरमैन वाली, देखिए, अगर नहीं देखी है तो देखना। उसमें क्या है, स्पाइडरमैन की जो डॉक्टर ऑक्टोपस वाली जो मूवी आती है उसमें आप देखेंगे तो देखने को मिलता है कि जो डॉक्टर ऑक्टोपस है वो एक सूर्य का निर्माण करता है और जब सूर्य का निर्माण करता है तो उसका खिंचाव बल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, सूर्य के पास जब पावर बढ़ती है तो उसका खिंचाव बल बढ़ने लगता है और जब खिंचाव बल बढ़ने लगता है तो आसपास की जितनी भी मेटल वाली चीज़ें होती हैं वो सब अपने अंदर समाहित करने लगता है।
समाहित करने लगता है। ठीक है, आपने अगर मूवी देखी तो आपको पता होगा इसी तरह से जो सूर्य है हमारा, ठीक है, जो हमारा मेन सूर्य है उसके पास भी खिंचाव बल है। ठीक है, आकर्षण बल है, आप कह सकते हैं खिंचाव बल है। और इससे क्या है कि वो अपने पूरे के पूरे सौर मंडल को बांध के रखता है। जैसे अपने परिवार के मुखिया को देखोगे, जो भी परिवार का आपका मुखिया होगा उसके पास में एक स्पेशल पावर होती है सभी को कंट्रोल करने की, सभी से अपनी बात मनवाने की, ठीक है, और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। और इसी तरह से वो अपने पूरे परिवार का मुखिया बन के रहता है। इसी तरह से जो सूर्य है, सूर्य के पास में खिंचाव बल है जिसके कारण वो सौर मंडल को बांध के रखता है। ठीक है, सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। याद रखना, सूर्य जो है पूरे के पूरे सौर मंडल के लिए, ठीक है, किसका, प्रकाश और ऊष्मा का केवल इकलौता एकमात्र स्रोत है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नजदीक होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जिन्होंने 15 करोड़ किलोमीटर का है, बिल्कुल करेक्ट आपका हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग मैंने आपसे पूछा था। तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है, याद रखना 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, सूर्य में ऊष्मा का उत्पादन नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। जो सूर्य है, अगर आपसे पूछा है कि भाई सूर्य के पास में इतनी अधिक ऊर्जा कहाँ से आई, ठीक है, तो सूर्य में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है ये नाभिकीय संलयन से होता है। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है कि प्रक्रिया के द्वारा होता है जिसमें हाइड्रोजन के अणु परस्पर मिलकर के हीलियम के अणु बनाते हैं। परिणाम स्वरूप अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। देखो, मैं फिजिक्स का, केमिस्ट्री का इतना अच्छा छात्र नहीं हूं, तो मैं इस चीज को बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना मुझे पता है उतना मैं बता सकता हूं कि भैया जो सूर्य है, सूर्य की ऊष्मा का जो स्रोत है कि यहां पर भैया ऊष्मा उत्पन्न क्यों होती है, तो इसका स्रोत आपको मिलता है नाभिकीय संलयन। ठीक है, नाभिकीय संलयन में होता क्या है, तो यहां पर हाइड्रोजन नामक गैस जो इसके अणु परस्पर मिलकर के हीलियम के अणु बनाते हैं। ठीक है, जब हीलियम के अणु बनते हैं तो इसके बाद में क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ग्रहों की। ठीक है, क्योंकि भैया हमने सूर्य की बात कर ली, खगोलीय पिंड की बात कर ली, तारे की बात कर ली, नक्षत्र मंडल की बात कर ली, सौर परिवार की बात कर ली। अब हम ग्रहों की भी बात कर लेते हैं। तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। जैसे हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के पास में ना तो अपना प्रकाश है और ना ही अपनी ऊष्मा है। ठीक है, वे क्या करते हैं, तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, याद रखना, ऐसा पिंड जिसके पास में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, जो किसके जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनको ग्रह कहा जाता है। ग्रह जिसे इंग्लिश में प्लेनेट कहा जाता है, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। याद रखना, कभी कोई प्रश्न आ जाता है कि प्लेनेट शब्द किस शब्द से बना हुआ है, किस भाषा के शब्द से बना हुआ है। ठीक है, तो ग्रह को हम लोग इंग्लिश में प्लेनेट कहते हैं, और प्लेनेट जो है प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। तो जो हमारा प्लेनेट है, किसी भी आप ग्रह को देख लो, हर ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, परिभ्रमक। ठीक है, इसीलिए इसका नाम ये दिया गया है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। ठीक है, हमारी पृथ्वी तो एक ग्रह है, आप सभी लोग जानते हो, प्लेनेट है, और यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। हाँ देखो, अगर आप पृथ्वी की बात करो तो हमारी पृथ्वी जो एक ग्रह है और ये अपनी संपूर्ण ऊर्जा और प्रकाश जो है सूर्य से प्राप्त करती है। अगर आप पृथ्वी को बहुत दूर से देखोगे तो पृथ्वी आपको चमकती हुई प्रतीत होगी। जैसे हम अपनी पृथ्वी पर बैठ करके उसको चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा हमको चमकता हुआ दिखाई देता है। इसी तरह से अगर आप चंद्रमा पर बैठ करके पृथ्वी को देखोगे तो पृथ्वी भी आपको चमकती हुई दिखाई दे, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की ऊष्मा से प्रकाशित हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, और जो हमारी आगे बढ़ते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। याद रखना, कितने, 8 ग्रह हैं। पहले 9 थे लेकिन अब 8 हैं। ठीक है, 9 थे, उनमें से एक कहाँ गया उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार 9वां जो ग्रह था उसे क्यों हटाया गया, वो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो 8 ग्रह हैं उनमें सबसे नंबर 1 पे आता है बुध, जो कि सूर्य के सबसे नजदीक है। फिर मिलता है आपको शुक्र, जो कि दूसरे नंबर पर आता है। हाँ, यहाँ पर हमने लाइन बार दिए, जो सूर्य के सबसे नजदीक है वो पहले, जो सबसे दूर है वो बाद में। तो सबसे नजदीक है बुध, फिर मिलता है शुक्र, फिर मिलता है पृथ्वी। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पृथ्वी आती, चौथे नंबर पर मंगल है, फिर आपको मिलता है बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, तो ये 8 ग्रह हैं। ठीक है, 4
4 8, ठीक है। तो 8 ग्रह हैं, इनको याद कर लीजिएगा, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। बृहस्पति शनि यूरेनस, 3 ग्रह की अगर बात करें, बृहस्पति शनि यूरेनस, ठीक है, ये जो 3 ग्रह हैं इनके पास में क्या है, इनके चारों ओर छल्ले बने हुए हैं, ठीक है। ये जो छल्ले हैं विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। आप अगर देखोगे तो हाँ, हम पूरा का पूरा चित्र लाए हैं, इसमें आप देख सकते हो, ये जो शनि है आप देख सकते हो, ये शनि है, ठीक है, ये शनि ग्रह है। शनि के चारों ओर छल्ले बने हुए हैं, ठीक है, देख सकते हो पूरे के पूरे छल्ले बने हुए हैं। तो इसी की बात की जा रही है। हाँ, तो बृहस्पति शनि और यूरेनस, ये 4 ग्रह ऐसे हैं, इन चारों की ओर चारों की ओर क्या है, छल्ले हैं, ठीक है। इनके चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों की पट्टियां हैं। इसमें कोई एक पदार्थ नहीं है या कोई गैस नहीं, इसमें कई सारे पदार्थ शामिल हैं, जिन पदार्थों की छोटी छोटी पट्टियां बनी हुई हैं आसपास है, ठीक है। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से हम देख सकते हैं, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट मिलता है, शुक्र और यूरेनस की परिक्रमण की दिशा अन्य ग्रहों से विपरीत है। अगर आप दो की बात की जाए कि कौन कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जो उल्टी दिशा में मतलब चलते हैं अन्य ग्रहों की अपेक्षा, ठीक है, तो शुक्र और यूरेनस ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनकी विशेषता ये है कि भैया ये हमेशा परिक्रमण जो करते हैं अन्य ग्रहों की अपेक्षा उल्टी दिशा में करते हैं, ठीक है। इनकी जो परिक्रमण की दिशा है अन्य ग्रहों से विपरीत है। शुक्र और यूरेनस घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि ऐसे, ठीक है, ऐसे क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं। जबकि अगर आप अन्य ग्रहों को देखोगे तो अन्य ग्रहों की जो परिक्रमण की दिशा है वो इससे विपरीत है, यानी कि अन्य ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ये हमारी घड़ी की सुई है, ठीक है, और जो हमारा क्या है कि ये वाला शुक्र और यूरेनस है ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, ये इस तरह से चक्कर लगाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें अन्य ग्रहों की तो अन्य ग्रह चक्कर लगाएंगे ऐसे, ठीक है। अन्य सभी ग्रह, केवल 2 ग्रह शुक्र और यूरेनस ही ऐसे ग्रह हैं जो कि घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि ऐसे चक्कर लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों की। तो देखो भैया, सौर मंडल में जो सभी 8 ग्रह हैं ये एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। वे रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हैं, ये कक्षा कहलाती है। देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है, इसको थोड़ा सा डिटेल में आप समझ लो। देखो, हम सभी लोगों ने सुना होगा हमारा जो ब्रह्मांड है, ठीक है, बहुत बड़ा है। ब्रह्मांड के बाद में आपको मिलती है आकाशगंगा, ठीक है, सबसे ऊपर आता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के अंदर कई सारी आकाशगंगाएं देखने को मिलती है और कई सारी आकाशगंगाओं के अंदर कई सारे सौर मंडल देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो सौर मंडल होते हैं उन सौर मंडल के अंदर ग्रह आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जिनको आप लोगों ने देखा। कितने ग्रह हैं? आपको 8 ग्रह देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जो 8 ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो सौर मंडल के सभी 8 ग्रह निश्चित पथ पर, ठीक है, जो देखो ग्रह उसी को कहा जाता है जो एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं भैया ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य। आप सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की एक मिनट तो ढंग से बना लेते हैं। ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सूर्य है। अब कहा जा रहा है जो चक्कर लगाने की प्रक्रिया है वो कैसी, दीर्घ वृत्ताकार है। चक्कर ऐसे नहीं लगाया जाएगा, चक्कर ऐसे नहीं लगाया, चक्कर कैसे लगाया जाएगा, ऐसे, ऐसे, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार याद रखना, कुछ इस प्रकार से चक्कर लगाया जाएगा, ठीक है। और ये एक ही कक्षा का, ये कक्षा कहलाती है, ठीक है। जैसे कि ये लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर हो, ठीक है, ये थोड़ा सा मैप में चले जाती है, ये पेज में चले जाती है इसमें। जैसे कि सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य में आप देख रहे हैं ये एकदम गोल नहीं है, ठीक है। ये आप देखोगे तो यहाँ पर ऐसे आकर के ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर जो तो इसका पेट जैसा निकला है, हर ग्रह ऐसा है, हर ग्रह इसी दीर्घ वृत्ताकार इसे कहा जाता है। अगर बिल्कुल गोल होता, ठीक है, तो ऐसे ऐसे बिल्कुल गोल होता तो ये ऐसे निकलता, ठीक है, ये एक मिनट, ये ऐसे निकलता, ठीक है। ये क्या है, दीर्घ वृत्ताकार, इसका पेट निकला है, ठीक है। तो इसी दिशा से मतलब सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। एंड एक बात और देख लेना, सभी ग्रह जितने भी ग्रह हैं अपने कक्ष में ही चक्कर लगाते हैं, सभी का एक कक्ष है, ठीक है। जैसे कि ये इसकी लाइन है, ठीक है, तो ये अपनी लाइन से बाहर नहीं जाएगा, ये अपनी लाइन में ही चलेगा। शनि ग्रह जो है ये अपनी लाइन में ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा। ऐसा नहीं कि ये लाइन जाते आते इसके अंदर से निकल जाए, ठीक है, यहाँ पर रेस नहीं लड़ाई जाती है। सभी ग्रह अपने ही कक्षा में, ठीक है, अपनी ही कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जो लाइन है इनकी, ये इनकी कक्षा कहलाती है, ठीक है। जैसे आप रेसिंग ट्रैक पे देखोगे, जब रेस होती है, चाहे वो 100 मीटर की हो या फिर 400 मीटर की हो, सभी रेसिंग में क्या होता है, सभी को एक एक ट्रैक दिया जाता है इस प्रकार से, ठीक है।
एक व्यक्ति यहाँ दौड़ेगा, एक व्यक्ति यहाँ दौड़ेगा, तो कहा जाता है कि भाई आपको अपने ट्रैक के अंदर ही दौड़ना है, ठीक है। वो इधर उधर निकल जाए तो बात अलग की है। तो यहाँ पर क्या है कि इन सभी ग्रहों के पास में अपने अपने ट्रैक हैं, ये इन ट्रैक में ही चलेंगे, ठीक है, इस ट्रैक से बाहर निकलेंगे और सभी का जो ट्रैक है उसे कक्षा कहा जाता है, ठीक है। बुध सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, ठीक है, और अपनी कक्षा के में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगभग 88 दिन में पूरा कर लेता है। याद रखना जो बुध है, अगर आपसे प्रश्न पूछा है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो कौन सा है, बुध, ठीक है। और ये अपने कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन इसको लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना गया है। जो शुक्र ग्रह ये आपका पृथ्वी का जुड़वां ग्रह इसको माना गया है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वीनस, ठीक है। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना गया है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। इसके हाँ, अब इन दोनों ग्रहों को यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो भैया, ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है। सूर्य के बाद में सबसे पहले आपको मिलता है बुध, ठीक है, ये वाला सूर्य के बाद में सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह यही है और ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है मात्र 88 दिन में। कितने? 88 दिन में चक्कर लगा लेता है, ठीक है। इसके बाद में आपको मिलता है शुक्र, जो कि ये ग्रह है। ये जो शुक्र ग्रह है पृथ्वी के बिल्कुल समान दिखता है, पृथ्वी आकार में बिल्कुल पृथ्वी के समान दिखाई देता है, ठीक है, और इसलिए इसको पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। आकार में और आकृति में पृथ्वी के ही बिल्कुल समान है। हाँ, कौन सा ग्रह कितने दिन में चक्कर लगाता है, किसके पास कितने चंद्रमा है, अभी इस बात को हम डिस्कस करेंगे पूरा कंप्लीटली, ठीक है। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है अगस्त 2006 में प्लूटो को सौर मंडल का ग्रह माना जाता था। देखो, अगस्त 2006 तक हमने आपसे कहा था 9 ग्रह थे, अब 8 रह गए, तो 9वां ग्रह कहाँ गया? तो 9वां ग्रह था प्लूटो, ठीक है, प्लूटो को अब क्या है, ग्रह नहीं माना जाता है, ठीक है, इसको बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। क्यों डाल दिया गया, समझो इस चीज को। 2006 तक क्या है, प्लूटो सौर मंडल का एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन के निर्णयानुसार अब यह ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि यह नेपच्यून की कक्षा को काटता था। देखिए, वो ग्रह जो किसी दूसरी ग्रह की कक्षा को काट दे उसे ग्रह नहीं माना जाता, ठीक है। यहाँ पर जितने भी ग्रह आपने देखे ये सभी ग्रह अपनी कक्षा में चलते हैं, ठीक है। 8 के 8 ग्रह, ये शनि जो है बृहस्पति या फिर यूरेनस की कक्षा को नहीं काटता, या फिर अगर हम बृहस्पति की बात करें ये मतलब अपनी कक्षा में ही रहता है, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा में नहीं जाता, मतलब ये सभी अपनी कक्षा में चलते हैं, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है। लेकिन अगर हम प्लूटो की बात करें तो प्लूटो जो था ये नेपच्यून की कक्षा को काटता था और अभी इसे बौने ग्रहों की श्रेणी में डाला गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा हो कि नेपच्यून है कहां पर, तो देखो सबसे दूर का ग्रह जो उसे नेपच्यून कहा गया, ठीक है। नेपच्यून सबसे दूर है, ये आपको देखने को मिलता है। नेपच्यून कहां पर है, ये आपको देखने को मिलता है, ये नेपच्यून है, ठीक है। ये आपको मिलता है यूरेनस, ये आपको मिलता है शनि, ये आपको मिलता है बृहस्पति। ये क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बस अभी इतना याद रखना, ये क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है और ये आपको मिलते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखना, जो क्षुद्र ग्रहों के अंदर वाली पट्टी है, अंदर जितने ग्रह पाए जाते जिसमें आपको बुध मिलता है, शुक्र मिलता है, पृथ्वी मिलती है, मंगल मिलता है, ये सभी ग्रह कहे जाते हैं आंतरिक ग्रह, ठीक है, कि भैया ये क्षुद्र ग्रहों के अंदर हैं, ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है आंतरिक ग्रह। और क्षुद्र ग्रहों के बाहर में जितने भी ग्रह देखने को मिलते हैं, जिसमें एक मिलता है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और एक मिलता है ये नेपच्यून, इन ग्रहों को कहा जाता है बाह्य ग्रह। इनको क्या कहा जाएगा, बाह्य ग्रह, और इनको क्या कहा जाएगा, आंतरिक ग्रह। लिख लीजिएगा, ये चैप्टर में डिटेल में नहीं दिया गया बट इसको बताया गया, ठीक है, याद रखना, ठीक है। और हाँ, जो आपका नेपच्यून है, ठीक है, ये सबसे दूर का है और सबसे नजदीक का आपको मिलता है ग्रह कौन सा, बुध, ठीक है। 8 ग्रहों में सबसे दूर है नेपच्यून और सबसे नजदीक है बुध, ठीक है। और अगर प्रश्न आता है कि पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कौन सा है, तो शुक्र, ठीक है, आ जाता है कभी कि पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कौन सा है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आंतरिक ग्रहों की, ठीक है, कि आंतरिक ग्रह जो है सूर्य के बहुत नजदीक हैं, ये चट्टानों से बने हुए। हाँ, याद रखना, जो आंतरिक ग्रह हैं ये किससे बने हुए हैं, चट्टानों से बने हुए हैं, ठीक है। जबकि अगर हम बात करते हैं आपके बाह्य ग्रहों की, तो बाह्य ग्रह जो है सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं, ये गैस तथा तरल पदार्थों से बने हुए हैं, याद रखना, ठीक है। अब हम आंतरिक ग्रहों की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो आंतरिक ग्रहों में सबसे पहले मिलता है आपको बुध, ठीक है, जो सूर्य के चारों ओर इसकी परिक्रमा जो है वो 88 दिन में लगा लेता है और अपने अक्ष पर घूर्णन जो है 59 दिन में कर लेता है। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। 2 चीजें यहां पर बताई जा रही हैं। एक तो चीज ये है कि भैया जो बुध है, ठीक है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसको दिन लगते हैं 88, ठीक है, और अपने अक्ष पर घूम जाने, जैसे आप देखते हो लट्टू घूमता है, ठीक है, लट्टू घूमता है, जैसे कि भैया ये गोला है, ठीक है, और ये यहां से शुरू हो घूमना, यहां से घूमना शुरू हो, ठीक है, और अपने मतलब ये घूमना शुरू हो और ऐसे जाकर के यहां पर आ जाए, यानी कि इसका एक पूरा चक्कर हो गया, ठीक है, अपने अक्ष पर, ठीक है, ये यहां पर ये इसका अक्ष है, ठीक है,
और क्या है मतलब घूम पूरा, जैसे लट्टू देखते हो घूम गया पूरा, ठीक है। इसी तरह से इसे अपने अक्ष पर घूमने में 59 दिन लगते हैं, यानी कि जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ पर जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना दिन लगता है? तो 1 दिन लगता है, मात्र 1 दिन में अपने अक्ष पर घूम जाती है, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन अगर हम बात करें बुध की, तो बुध 59 दिनों में अपने अक्ष पर घूर्णन कर पाता है, लेकिन सूर्य के चारों ओर चक्कर बहुत जल्दी लगा लेता है, क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक है। अगला मिलता है शुक्र। तो शुक्र जो है, जिसे पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा गया है, शुक्र सूर्य के चारों ओर का एक परिक्रमा 255 दिन में लगाता है, ठीक है। वहां पर एक साल 255 दिन की होती है। और बुध ग्रह में जो बुध ग्रह में 88 दिन का एक साल होता है, ठीक है। तो जो शुक्र है ये 255 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 243 दिन में, ठीक है। यानी इसका अपने अक्ष पर घूर्णन बहुत ही स्लो है, बहुत स्लो है, ठीक है। 243 दिन में यहां पर दिन से रात हो पाती है, ठीक है। मतलब दिन से मतलब सुबह से रात और फिर सुबह, ठीक है। ये 24 घंटे जो हमारे यहाँ के होते हैं वो यहाँ पर कितने 243 दिन के होते हैं, ठीक है। ये अक्ष पर घूर्णन है यहाँ पर, ठीक है। अपने अक्ष पर पूरा, जैसे 24 घंटे हमारे यहाँ पर होते, 24 घंटे में सुबह से फिर सुबह आ जाती है, तो यहाँ पर सुबह से फिर सुबह आने में 243 दिन लगते हैं, ठीक है। अगला मिलता है पृथ्वी। तो पृथ्वी की अगर बात की जाए तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है 365 दिन में, ठीक है। 365 दिन, ये थोड़ा सा गलत बताया गया है, 365 दिन और 6 घंटे, ठीक है। हाँ, 6 घंटे, ठीक है, याद रखना, 365 दिन और 6 घंटे, ठीक है। इतने समय में जो तो पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेती है। अब आप कहोगे सर आपने 6 घंटे कहाँ से ऐड कर दिया, समझ में नहीं आया। तो देखो सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे लगता है। आप लोगों ने देखा होगा हर 34 साल में हम लीप वर्ष मनाते हैं, जिसमें जो फरवरी होती है, फरवरी को 29 दिन का रखा जाता है, 29 दिन का रखा जाता है। बाकी जो 3 साल तक फरवरी 28 दिन की रहती है कि नहीं रहती है, ठीक है। तो ये 29वां दिन आता कहाँ से, 366 दिन कहां से हो जाते हैं, ठीक है। तब 366 दिन हो जाते हैं। तो आप 6 को इंटू 4 कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा 24 आवर का क्या होता है, एक दिन होता है, ठीक है। तो वो एक दिन 34 साल में क्या होता है, जो 6 घंटे होते हैं वो एक दिन में तब परिवर्तित हो जाते हैं और उसको फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इन दोनों के पास में कोई अपना चंद्रमा नहीं है। पृथ्वी के पास में अपना एक चंद्रमा है, बुध और शुक्र के पास में कोई भी चंद्रमा नहीं है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब मंगल की बात कर लेते हैं, चूंकि मंगल भी आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में आता है। तो सूर्य के चारों ओर इसका परिक्रमा जो है ये 687 दिन में लगाता है, ठीक है। और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 1 दिन में, जैसे पृथ्वी करती है, तो 1 दिन में यह भी अपने अक्ष पर घूम जाता है। और चंद्रमा इसके पास 2 हैं, याद रखना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बाह्य ग्रहों की। तो सूर्य से बहुत दूर है बाह्य ग्रह तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस तथा तरल पदार्थों से बने हुए हैं, ठीक है। जैसे हमारी पृथ्वी को आप देखोगे चट्टानों की बनी हुई है, ठीक है। पृथ्वी पर चट्टानें पाई जाती हैं और आसपास से हमारी पृथ्वी चट्टानों की बनी हुई है और आसपास से जो वायुमंडल है उसने हमारी पृथ्वी को घेर के रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून की बात करें तो ये गैसों के बने हुए हैं और तरल पदार्थों के बने हुए हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो बृहस्पति की अगर बात की जाए तो ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा जो है 11 साल में और 11 महीने में लगा पाता है, ठीक है। हम कह सकते हैं लगभग 12 साल में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा पाता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में कर लेता है। बहुत जल्दी अपने अक्ष पर घूम जाता है, ठीक है। यहाँ पर सुबह से शाम जो है 9 घंटे, सुबह से रात और फिर रात से फिर सुबह 9 घंटा 56 मिनट में हो जाती। इसके पास में 79 चंद्रमा है, ठीक है। सब 79 चंद्रमा। इसके बाद में आता है शनि, ठीक है। तो शनि जो है, शनि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा इसकी 29 साल 5 महीने में हो पाती है। यानी कि यहाँ पर 1 साल 29 साल 5 महीने का होता है, जैसे आप हमारे यहाँ पर देखते हो, ठीक है। तो सूर्य के चारों ओर, जैसे कि भैया ये सूर्य है इनका, ठीक है, ये तो यहां से स्टार्ट करके और फिर यहां पर आने में, ठीक है, यहीं पर आने में इस शनि को कितने साल लग जाते हैं, 29 साल 5 महीने, ठीक है। और अपने अक्ष पर घूर्णन करने में, ठीक है, यानी कि अपनी ही जगह पर पूरा घूमने में 10 घंटा और इसे 40 मिनट का समय लगता है, ठीक है। और चंद्रमा इसके पास है 82, सबसे ज्यादा चंद्रमा इसी के पास में, ठीक है। इसके पास में 82 चंद्रमा। यूरेनस की बात की जाए तो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा इसकी 84 साल में लगती है और अपने अक्ष पर 17 घंटे 14 मिनट में घूम जाता है, ठीक है। और चंद्रमा की संख्या इसके पास में 27, ठीक है, याद रखना 27। और नेपच्यून की बात की जाए तो नेपच्यून सूर्य के चारों ओर का इसकी एक परिक्रमा 164 सालों में लगती है। अपने अक्ष पर 16 घंटे 7 मिनट में घूम जाता है और चंद्रमा की संख्या यहां पर मिलती है 13, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखने होंगे। अब हम बात कर लेते हैं पृथ्वी की।
हाँ, तो हम बात करते हैं पृथ्वी की। तो पृथ्वी के बारे में देखो, वैसे तो आप सभी लोग बहुत कुछ जानते होंगे, बट जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ये थोड़ी सी बेसिक बातें और इन पर कई बार प्रश्न आ चुका है। सबसे पहले पॉइंट में कहा जा रहा है सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, ठीक है, जो कि अभी हम देख चुके हैं। एंड आकार के हिसाब से अगर देखा जाए साइज में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। जितने भी 8 ग्रह आपको देखने को मिलते हैं, 8 ग्रहों में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह आपको पृथ्वी देखने को मिलता है। एंड ये जो हमारी पृथ्वी ध्रुवों पर आपस में ध्रुवों के पास क्या थोड़ी सी चपटी है। कहीं भी अगर पूछा है कि पृथ्वी का आकार क्या है तो गोल मत कह देना, अंडाकार भी मत कह देना, ठीक है। हमारी पृथ्वी का आकार है भू आब, ठीक है। ये क्या है, ध्रुवों के पास में थोड़ी सी चपटी है, ठीक है। भूआव का अर्थ होता है पृथ्वी के आकार का। अब कैसी है तो एक बार हम यहाँ पर बता दें, जैसे कि ये गोल हो गया, ठीक है, ये गोल है, लेकिन हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। कैसी है, भूआव है। तो हमारी पृथ्वी यहाँ से तो गोल होती हुई आती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इस प्रकार से थोड़ी सी चपटी है। इसी तरह से यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोनों तरफ से क्या है, ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, यानी कि निकली हुई है थोड़ी सी। ये आप याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते, देखो हमने अच्छे ढंग से इसको डिजाइन नहीं कर पाया, बट ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, ये बात आपको याद रखनी होगी। थोड़ी सी ज्यादा गोल है, ठीक है। लेकिन आप जब ग्लोब वगैरह देखते हो तो ग्लोब में आपको चपटी दिखाई नहीं जाती, बट ऐसा है, ठीक है। हमारी पृथ्वी का आकार कौन सा है, भू-आब है, और हमारी पृथ्वी आकार के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। अगला पॉइंट, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। देखो, चाहे हम मंगल ग्रह की बात कर लें, या फिर हम बुध ग्रह की बात कर लें, हम शुक्र ग्रह की बात कर लें, बृहस्पति हो गया, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है, किसी भी ग्रह पर जीवन मौजूद नहीं है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन एक बार यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर लो, ठीक है। एंड पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पर पानी भी उपलब्ध है एंड वायु भी उपलब्ध है, ठीक है, जो हमारे जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। आगे बढ़ते, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। अगर आप हमारी पृथ्वी को देखोगे तो पृथ्वी में 2/3 भाग में लगभग 71% इलाके में, 71 या फिर 75 एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, शायद 71 ही है, हाँ। तो इतने इलाके में आपको पानी देखने को मिलता है। क्लास 7 में डिस्कस करेंगे कितने भाग में पानी है, ठीक है। अभी कि आप इतना 2/3 इलाका है, इतना याद रखना, ठीक है। तो 2/3 इलाके में आपको पानी देखने को मिलता है। ज्योग्राफी आपने कई बार लिखा देखा होगा, ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी ग्रीक भाषा से लिया गया एक अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण, ठीक है। और दो ग्राफी शब्द से मिलकर बनाए। हाँ, एक मिनट देखो, समझो। कई बार प्रश्न आ जाता है कि ज्योग्राफी शब्द किस भाषा से लिया गया, तो ज्योग्राफी शब्द जो ये ग्रीक भाषा से लिया गया, इसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। ये 2 ग्राफी शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें जी एक शब्द है, ठीक है, जी का अर्थ होता है पृथ्वी, ठीक है, और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना, यानी कि पृथ्वी के बारे में लिखना, ठीक है। तो वैसे ही तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये याद रखना होगा, चैप्टर में दिया गया था। आप लोग बाद में कहते कि भैया सर आपने ये बताया नहीं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। अब चंद्रमा की बात कर लेते हैं। तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। अपना इसका व्यास की अगर बात की कितना बड़ा ये है, तो पृथ्वी के व्यास का 1/4 इसका भाग है, यानी कि जितनी बड़ी पृथ्वी है, पृथ्वी का 1/4 है ये, ठीक है। जैसे कि हम बात करें पृथ्वी की लंबाई 4 है तो इसकी लंबाई 1 है, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। पृथ्वी का 1/4 है चंद्रमा। इसका ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। हाँ, देखो इस चीज को क्या कहा जा रहा है, जैसे आप हमारे सूर्य को देख लो, ठीक है। तो सूर्य क्या है कि बहुत बड़ा है तारा, ठीक है, पृथ्वी से तो कई गुना बड़ा है, लेकिन हमें जितना बड़ा चंद्रमा दिखाई देता है उतना ही बड़ा सूर्य भी दिखाई देता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि सूर्य हमसे बहुत दूर है। लेकिन अगर वहीं चंद्रमा की बात की तो चंद्रमा की हमारी पृथ्वी से दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर, और वहीं सूर्य की दूरी कितनी है, 1500, ठीक है, 1500 करोड़ किलोमीटर। तो भाई ये सूर्य तो हमसे बहुत दूर है, और सूर्य और चंद्रमा दोनों का साइज एक ही लगभग देखने को मिलता है, ठीक है। जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी का 1/4 है, ठीक है, और ये हमसे बहुत दूर है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि अन्य ग्रहों की अपेक्षा अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा ये हमसे ज्यादा नजदीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है, ठीक है, याद रखना। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 27 दिन, ठीक है, और 27 ही दिन में ये अपने अक्ष पर घूर्णन कर जाता है, यानी कि पूरा घूम जाता है लट्टू की तरह। जैसे लट्टू नाचता है इसी तरह ये अपने अक्ष पर भी 27 दिन में घूर्णन कर जाता है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमेशा दिखाई
पड़ता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी दी गई, बट हमारे पास कोई इक्विपमेंट यहाँ पर नहीं है, वरना मैं आपको एक्सप्लेन कर देता अगर मैं फेस में पढ़ा रहा होता। समझो इस चीज़ को, जैसे कि भाई एक चीज़ बताओ, एक चीज़ है जो ये है, ठीक है, ये लगातार क्या है, एक मिनट ऐसे नहीं समझो, एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ। एक ये गोला है और एक ये गोला है, ठीक है, ये जो है ये अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, ठीक है, यानी कि एक मिनट ये ऐसा घूम रहा है, ठीक है, और ये इसके भी चक्कर लगा। जितने दिन में ये यहाँ पर पूरा चक्कर लगा पर यहाँ पर आता है, उतने ही दिन में ये अपने अक्ष पर घूम जाता है। तो इससे क्या है, जब ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मान लो कि ये गोला है, तो ये घूमता हुआ आएगा, तो जैसे यहाँ पर पहुँचेगा तो ये वाला इलाका आ जाएगा, फिर जैसे यहाँ पर आएगा तो ये वाला इलाका घूम के आ जाएगा। हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि जितना वो आगे बढ़ता है, ठीक है, उतना ही वो घूम जाता है, ठीक है, उतना ही घूम जाता है। तो वो क्या है कि हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमेशा देखने को मिलता है, क्योंकि जितने दिन में ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, उतने दिन में ये अपने अक्ष पर भी उतना ही घूम जाता है, ठीक है, इसलिए केवल इसका एक ही भाग हमेशा देखने को मिलता है, ठीक है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो चंद्रमा में कई सारी डिजाइन बनी देखने को मिलती है, ठीक है। लोग कहते हैं चंद्रमा में दाग है, कभी भी मत सोचना, ठीक है। अगर साइंस की बात की जाए तो साइंस ये कहती है कि चंद्रमा जो है, ठीक है, चंद्रमा में गड्ढे हैं, ठीक है, चंद्रमा पर मैदानी इलाका है, चंद्रमा पर आपको पर्वतीय इलाका देखने को मिलता है, ठीक है, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, ठीक है। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया को आप देख सकते हो। जब पूर्णिमा के दिन होता है, जब पूरा का पूरा चांद निकलता है, तो उस दिन आप चंद्रमा के ऊपर जो ये पर्वत छाया बनाते हैं, गड्ढे छाया बनाते हैं, मैदानी इलाके हैं, ये आप इस छाया को देख सकते हैं। और इस दिन आपको पता चल सकता है कि चंद्रमा जो है वहाँ पर दाग नहीं, बल्कि वहाँ पर वो पर्वतीय इलाका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारे यहाँ पर भी खगोल शास्त्री हुए हैं जिनका नाम है आर्यभट्ट, तो इनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। खगोलीय पिंड एवं उसकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं, यानी कि सूर्य से प्रकाश निकल के आता है और वो ये इनके ऊपर टकराता है, इसी वजह से ये सारे के सारे खगोलीय पिंड और जो ग्रह हैं ये सभी चमकते हैं, ठीक है। ये बात आर्यभट्ट ने आज से कितने साल पहले कह दी थी, एंड उसके बाद में विज्ञान ने अभी जाकर पता लगाया तो विज्ञान को पता चला, ठीक है। विज्ञान ने कितने सारे इक्विपमेंट, मशीन बनाई, क्या क्या बनाया, उसके बाद में जानकारी निकाल कर बता पाई। लेकिन हमारे आर्यभट्ट ने बिना किसी मशीन की सहायता से केवल ध्यान और मतलब ज्ञान प्राप्त करके इस चीज को बताया था, ठीक है। कैसे गणना की होगी मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अब उपग्रह की बात कर लेते हैं। हमने चंद्रमा की बात कर ली, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि भैया उपग्रह, ठीक है, उपग्रह छोड़ा गया, सैटेलाइट छोड़ेंगे, तो उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है साथी या फिर सहचर। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो कि ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है, ठीक है। अब जैसे एक बात बताओ, आप कोई व्यक्ति है जो कि आपके चारों ओर चक्कर लगा रहा है और आप किसी पर्वत के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो जो व्यक्ति आपके चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो आपके साथ साथ उस पर्वत के भी चारों ओर चक्कर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? इसी तरह से जो चंद्रमा है, ठीक है, वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी कि अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, और जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। वही बात यहां पर कही गई। देखो, जो उपग्रह होता है, उपग्रह को इंग्लिश में सैटेलाइट कहते हैं, उसका अर्थ होता है साथी या फिर सहचर, ठीक है। और उपग्रह एक प्रकार का खगोलीय पिंड होता है जो कि ग्रहों की परिक्रमा करता है, और जो ग्रह है वो करते हैं परिक्रमा किसकी? सूर्य की। तो जो उपग्रह होते हैं वो ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। हम मानव निर्मित उपग्रहों के बारे में भी हमने सुना है। तो मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम उपग्रह की बात करें, मानव निर्मित उपग्रह से क्यों बनाया गया, तो इसका सबसे पहला रीजन ये था कि ब्रह्मांड के बारे में हमको जानकारी मिले, ठीक है। दूसरा कारण यह था कि पृथ्वी पर संचार माध्यम बना रहे, ठीक है। पृथ्वी पर जैसे कि आप देखते हो इंटरनेट वगैरह इस सैटेलाइट के माध्यम से ही चलाया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए इसका निर्माण किया गया था। तो याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका, ठीक है। और इसे रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है, ठीक है। और अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जिनके नाम यहाँ पर एग्जांपल के रूप में दिए जा रहे हैं, इनमें से एक उपग्रह का नाम है इनसेट, एक का नाम है IRS, एक का नाम है एडसेट, ठीक है। तो ये 3 उपग्रह हैं जिनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, NCERT में दी गई थी। एक बात यहाँ पर याद रखना जो कि इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है इनको, ठीक है। जैसे कि भाई सूर्य है, ये हम गोल बना लेते हैं, वैसे तो इनका जो परिक्रमण का वो होता है अलग होता है, हम गोल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? सूर्य है, ठीक है।
एक मिनट, सूर्य को छोटा कर दिया, सूर्य है, ठीक है। और सूर्य के चारों ओर जो है ये हमारी पृथ्वी का एक कक्षा है, ठीक है, जिस कक्षा में पृथ्वी ऐसे ऐसे जाते हुए चक्कर लगाती सूर्य के चारों। हमने गोल बना ली क्योंकि हम वैसी बना नहीं सकते यहाँ पर है, तो ये बना ली, ऐसे चारों ओर चक्कर लगाती, ठीक है। तो जो रॉकेट से के माध्यम से यहाँ से उपग्रह भेजे जाते हैं, इन उपग्रहों को इसी कक्षा में छोड़ा जाता है ताकि ये भी इसी प्रकार से पृथ्वी के साथ साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएं। तो इसी कक्षा में इनको छोड़ा जाता है, ठीक है, किसी और कक्षा में नहीं, इसी कक्षा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं क्षुद्र ग्रहों की। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, जिनको भी हमने देखा था, समझा था। तो तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमने देखा तारे हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ठीक है। तो ग्रह और जो उपग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनके अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। छोटे छोटे पिंड हैं जिनको आप उल्का पिंड कह सकते हो। उल्का पिंड तो काफी बड़े होते हैं, उनसे छोटे, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि भैया हम कहते हैं जब पर्वत टूटता है तो पर्वत में कई सारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो गिरते हैं, उन बड़े बड़े पत्थरों के साथ में कुछ छोटे छोटे कंकड़ भी होते हैं, ठीक है। तो उल्का पिंड बहुत बड़े होते हैं और ये पिंड छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जो मंगल है आपका और जो बृहस्पति, हमने आपको दिखाया था मैप में, एक बार फिर से दिखाई दे रहा हूं, उसमें इमेज में दिखाया था, फिर से देख लीजिएगा। ये आपकी क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है, ठीक है। ये आपकी बृहस्पति है और ये आपका मंगल है। इन दोनों कक्षाओं के बीच में क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है जिसमें बड़ी मात्रा में क्षुद्र ग्रह होते हैं और ये इन ग्रहों के साथ में, उपग्रहों के साथ में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से हम अपने उसी टॉपिक पर पहुंच जाते हैं, क्षुद्र ग्रहों वाले टॉपिक पे, जो कि वो इंपॉर्टेंट है और उसको समझना भी जरूरी है, ठीक है। पाए जाते हैं, ठीक है। वैज्ञानिकों के अनुसार जो क्षुद्र ग्रह हैं ये ग्रह का ही भाग होते थे पहले, ठीक है। ग्रह का ही भाग होते थे जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। हाँ, ये इनका वैज्ञानिकों का मानना ये है, जितने भी क्षुद्र ग्रह आपको देखने को मिलते हैं ये कई हजार साल पहले ऐसा हुआ होगा कि पहले एक ग्रह होगा, ठीक है। ये ग्रह जो है तो विस्फोट हो गया होगा ग्रह में और ये ग्रह बिखर करके इन क्षुद्र ग्रहों में तब्दील हो गया होगा, ठीक है। या फिर ऐसा होगा कि एक दो ग्रह आपस में टकराए होंगे और टकराने की वजह से ये पूरे के पूरे ग्रहों के छिछड़े उड़ गए, टकरा करके ग्रह टूट गए और टूटने की वजह से ये क्षुद्र ग्रहों में तब्दील हो गए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम बात उल्कापिंड की, उल्कापिंड किसे कहते हैं, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, टुकड़े लगाते रहते हैं, उनको उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने वाली हो जाती है कि भाई ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर गिर ही जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान होता क्या है कि वायु के घर्षण से, वायु के साथ घर्षण होने के कारण, हाँ देखो, जब ये हमारी पृथ्वी में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, वायु के साथ में इनका टकराव होता है, घर्षण होता है, ठीक है। इस वजह से ये गर्म हो जाते हैं और गर्म होकर के जलने लगते हैं, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा हमारे यहाँ पर उल्कापिंड गिरता है तो आग के रूप में आता है, ठीक है। कई सारे इमेजेस आपने देखी होंगी, मूवीज़ देखी हुई जिसमें उल्कापिंड को गिरते हुए दिखाया जाता है, तो वो आग के रूप में गिरते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है और कभी कभी कोई उल्कापिंड अगर गिर भी जाए, ठीक है, जमीन में, तो जहाँ कहीं भी वो गिरता है वहाँ पर गड्ढा हो जाता है। कई बार क्या होता है कि जले बिना गिर जाते हैं जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। होता है आमतौर पर ये कि जब कोई बहुत बड़ा उल्कापिंड नहीं होता है तो वो वातावरण में ही जलकर समाप्त हो जाता है, आते आते नीचे आता है, बहुत तेज़ी से आता है और जब आता है तो बीच में ही जल करके समाप्त हो जाता है, खाक बन जाता है, ठीक है। वायु के साथ घर्षण होता है, ये गर्म हो जाता है, आग लगती है, चमकदार प्रकाश होता है और जलकर खत्म हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं आकाशगंगा की। वैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं बट यहाँ पर एक बार देख लो। खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी सफेद पट्टी जो एक चमकदार रास्ते की तरह दिखती है, यह लाखों तारों का समूह आकाशगंगा, मिल्की वे, आकाशगंगा कहलाती है। मिल्की वे जो ये हमारी आकाशगंगा का नाम है, ठीक है। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं, हम जिस आकाशगंगा का भाग है उसका नाम है मिल्की वे, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी, इसे गैलेक्सी कहा जाता है, ठीक है। तो मिल्की वे में हम लोग रहते हैं, ठीक है। हमारा सौर मंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी तुलना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी के रूप में की गई थी। इसी प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। देखो प्राचीन काल में क्या है, हमारे यहाँ के जो वैज्ञानिक थे फिर
खगोल शास्त्री थे, उन्होंने इसे प्रकाश की एक बहती हुई नदी के रूप में, ठीक है, आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी के रूप में इसका वर्णन किया था। आगे चल करके साइंटिस्टों ने उसी नाम को अपना लिया और इसका नाम रख दिया आकाश गंगा, ठीक है। आकाश गंगा की अगर बात की तो सबसे पहले आता है ब्रह्मांड, ठीक है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है, ठीक है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं और ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा ब्रह्मांड है, ठीक है, अनंत ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को हम गिन नहीं सकते, इन्फिनिटी तक है। और जो ब्रह्मांड की मतलब बड़ा कितना है अगर इसकी बात करें, ठीक है, संरचना, तो बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। और उस ब्रह्मांड में कई सारी आकाशगंगाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। आकाश गंगाएं जो हैं ये करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की प्रणाली होती है, यानी कि इसमें करोड़ों तारे होते हैं, करोड़ों बादल होते हैं, मतलब कह सकते हैं कि अनगिनत, ठीक है, जिसकी हम गिनती नहीं लगा सकते। इतने आपको आकाश गंगा देखने को मिलती है एक ब्रह्मांड के अंदर। और आकाश गंगा के अंदर आपको मतलब बादल, तारे, सौर मंडल हम कह सकते हैं, कई सारे सौर मंडल देखने को मिलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या है? ब्रह्मांड, फिर मिलता है आकाश गंगा, फिर मिलता है आपको सौर मंडल, और सौर मंडल के अंदर अब हमारे ग्रह आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। इसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, एंड साथ ही साथ अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट रिव्यू जरूर देना कि चैप्टर में कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको अच्छे से समझ में आया एंड कौन सा टॉपिक है जो समझ में नहीं आया, ठीक है। 2.0 पर हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। शाम को 4 बजे क्लास आने की संभावना रहेगी, जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। एंड इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम की भी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। फेसबुक पर ये आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा दृढ़ संकल्प, आप पेज को फॉलो कर सकते हैं। एंड जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। हमारे दृढ़ संकल्प यूट्यूब चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी का स्पेशल कोर्स बिल्कुल फ्री में लाया गया है। इसमें हम कंप्लीट क्लासेस करवाएंगे क्लास 6 to 12 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस की। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे द्वारा डाले गए हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, जो हम डिस्कस करेंगे कल ठीक 12 बजे, ठीक है। कल ठीक 12 बजे इसका वीडियो आ जाएगा, आप सभी लोग जरूर देखना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।